हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इंग्लिश साइकोलॉजी। इजी नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फर्स्ट पेपर का आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें करीब 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। लैंग्वेज पर बेस्ड ये टॉपिक हैं और पूरी सीरीज आपने देखी होगी। मेरे ख्याल से अगर आप एंड वीडियो तक आ गए हैं तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, बहुत कुछ। अगर आपके पास टाइम है और आप और पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू की बुक्स आपका बिल्कुल वेलकम कर रही हैं, आप जाके और पढ़ सकते हैं। लेकिन दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी, और अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है और सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके एंगल से भी। चलिए, फिलहाल आपको नजर आ रही है नॉम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ इननेटनेस। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है और ये एकदम से थ्योरी सामने आ जाए तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि लैंग्वेज पर बेस्ड है ना। तो कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता कि आखिर टॉपिक कहाँ से निकला है। तो ये लैंग्वेज पर बेस्ड थ्योरी है, लैंग्वेज के टॉपिक से ये निकली हुई है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वीडियो की अब हम बिगनिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही इजी नोट्स की हेल्प से जो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इजी नोट्स को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड इसी के साथ मैं आपको बहुत सारा थैंक्स भी कहना चाहती हूँ कि इस पूरी सीरीज को आपने बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है और बहुत पसंद आ रही है आपको कि इजी नोट से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। तो चलिए अब फिलहाल हम शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं कि नोम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ इननेटनेस क्या कहती है। पहली बात तो ये जो थ्योरी है वो लैंग्वेज पर बेस्ड है। लैंग्वेज इन द सेंस कि ये हमें ये बताती है कि जो ह्यूमन होते हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है। बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बोलना सीखता है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है नॉर्मली, लेकिन उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैसे होती है और कितना इफेक्टिवली हो पाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, इसको हम समझेंगे। तो ये हमारी थ्योरी यहाँ पर आ जाती है। Noam Chomsky's theory of innateness is a foundational concept in linguistic and cognitive science, particularly in understanding how humans acquire language. The theory, often referred to as universal grammar, proposes that the ability to learn a language is an innate faculty जो कि बर्थ के साथ पर्सन के अंदर आती है। मतलब लैंग्वेज को लर्न करने की हर पर्सन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी के जस्ट ऑपोजिट है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। ये कहते हैं कि जिस तरह से बिहेवियरिस्ट जो है हर चीज को एक्सपीरियंसेस, रिस्पॉन्सेस से जोड़ देते हैं, बिहेवियर से जोड़ देते हैं, आप लैंग्वेज को नहीं जोड़ सकते। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करते हैं यहाँ पे नॉम चॉम्स्की और ये कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि जो लैंग्वेज है वो एक्सपीरियंसेस से डेवलप हो जाती है। मतलब लैंग्वेज पर कमांड कहना चाहिए, लैंग्वेज तो नहीं हो सकती एक्सपीरियंसेस से डेवलप पूरी तरीके से, लेकिन काफी हद तक ये एक्सपीरियंसेस से होती है। मतलब बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है, सब चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पर उनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट के व्यू को तो वो चैलेंज करते हैं कि लैंग्वेज इज लर्न प्योरली थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इमिटेशन। साथ में ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बाय बर्थ पर्सन के अंदर डेवलप करने की एक इन्नेट टेंडेंसी होती है, इसीलिए थ्योरी का नाम इन्नेटनेस यहाँ पर आता है। अब इनकी नेटनेस की थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो यूनिवर्सल ग्रामर, ये एक कुछ मेन हेडलाइंस की तरह से आप पढ़ेंगे, जैसे एलएडी और भी चीजें आगे पढ़ेंगे जिन पर इनका फोकस रहा है, उसको हमने एज अ हेडिंग बनाकर उसके कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का क्या मतलब है? उनका ये कहना है कि सभी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक इनेट नॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, उनकी लैंग्वेज की जो इनेट नॉलेज की उनके अंदर डेवलपमेंट होता है वो इनेट होता है। ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल दे अप्लाई टू ऑल लैंग्वेजेस रिगार्डलेस ऑफ कल्चर और एनवायरनमेंट। मतलब हर बच्चे के अंदर, हर पर्सन के अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट रहता है जिससे वो कोई भी लैंग्वेज बोले उसको वो अपने आप अपने तरीके से यूज करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इम्प्लीकेशन की बात करें तो चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली इक्विप्ड विद द एबिलिटी टू लर्न एनी लैंग्वेज। दे डोंट लर्न अ लैंग्वेज सोली थ्रू एक्सपोजर बट देयर ब्रेन्स आर प्री कॉन्फ़िगर्ड टू रिकॉग्नाइज एंड एक्वायर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। मतलब बच्चों का जो ब्रेन होता है वो उस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है कि हर बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए इनेट कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद ही बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एग्जिस्टेंस है ऑफ अ हाइपोथेटिकल मेंटल कंस्ट्रक्ट, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, वही बच्चों को लर्न और अंडरस्टैंड करने के लिए की स्पीड प्रोवाइड कराती है, चाहे लैंग्वेज में कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ना हो। तो चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, मतलब डिवाइस अलग से कहीं बाहर से नहीं मिलती है। ये बच्चे के अंदर एक मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, इन्नेट डेवलपमेंट होता है। बार बार इन्नेट वर्ड हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो भी लैंग्वेज की फंक्शनिंग पर्सन के अंदर होती है, बच्चे में होती है खास तौर से, वो इन्नेट ही होती है।
फंक्शन की बात करें तो एलईडी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इंटरप्रेटिंग द लिंग्विस्टिक इनपुट अ चाइल्ड रिसीव्स एंड मैपिंग इट ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। मतलब बच्चे के अंदर एक तो एलईडी है, उसके बाद वो यूनिवर्सल ग्रामर की हेल्प से उस चीजों को अपने एनवायरमेंट में यूज भी कर लेता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट, ये जो टॉपिक है पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट, ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है जिन्होंने दिया था। इनका ये कहना था कि किसी भी बच्चे के पास अगर इनसफिशिएंट एक्सपोजर होगा तो कभी भी वो लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाएगा। अब वो इनसफिशिएंट एक्सपोजर किस सेंस में कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है अगर केवल एक्सपीरियंस के बेस पर छोड़ दिए जाएंगे तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, कितना एक्सपीरियंस करेंगे, ये हम नहीं बता सकते। हमें अपनी तरफ से उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करना होगा। इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी भी छोटे बच्चों की बुक देखी होगी, क्लास 1-2 के बच्चों की या केजी नर्सरी के बच्चों की, तो आप देखते होंगे कि उसमें वर्ड्स कम और पिक्चर्स ज्यादा होती हैं। इतनी पिक्चर्स होती हैं कि पूरा पेज जो है वो में कोई बड़ी सी पिक्चर होगी और नीचे कोई 2-4 लाइंस लिखी होती हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं। क्योंकि बच्चे को हमें वर्ड्स को सिखाने का काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, बच्चा उसको रिकॉग्नाइज भी कर सके। ताकि अगर आज बच्चा एप्पल सीख कर गया है, अब चलिए एप्पल तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर भी आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि अगर बच्चा बुक से एप्पल जानकर गया है या होम या हट जानकर गया है, तो वो अगर उसे कभी देख ले बाहर की दुनिया में तो उसको ये पता रहे कि ये हट है, ये एप्पल है, ये फार्मर है, ये नाइफ है, कोई भी चीज, तो वो उस पिक्चर से उसको रिलेट कर पाएगा। तो इसीलिए उसको सफिशिएंट कंटेंट वहां पे दिया जाता है। तो स्टिमुलस की पॉवर्टी होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लैंग्वेज के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बड़े हो जाते हैं हम तो ऑलरेडी वो चीजों से हम डेवलप कर चुके होते हैं अपनी समझ, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि हम लगातार लर्न करते रहते हैं, नए नए वर्ड्स, नए नए चीजें हम जानते रहते हैं, हमेशा ही जानते रहते हैं, लेकिन वो स्पीड उतनी नहीं होती है कि हम हर दिन कुछ इतना सारा जान रहे हैं। लेकिन बच्चे का जो लर्निंग का फेज होता है उसमें वो हर दिन इतना सारा कुछ जान ही रहा होता है, नया नया। तो ये जरूरी है। तो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस आर्गुमेंट यही स्टेट करता है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब आता है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ये इन्होंने एक चीज और मेंशन की चॉम्स्की की थ्योरी में। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या है? ये सजेस्ट करती है देयर इज एन ऑप्टिमल विंडो ऑफ टाइम इन विच लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स मोस्ट इजिली। ये तो बात से आप भी डिनाई नहीं करेंगे। जैसे अभी आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको, अगर जैसे मैं एग्जांपल लूं कि एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो पहले से साइकोलॉजी पढ़ के नहीं आते हैं, वो बुक्स ढेर देखते ही बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये किस बारे में बात हो रही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आने लगती है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, बातें ही समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जिस उम्र में इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, ये भी एक ट्रबल की बात है ना। अगर उन्होंने क्लास 11 से साइकोलॉजी पढ़ी होती, वो रूट से चली आ रही होती है उनके साथ में, तो उनको बहुत फेमिलियर लगती सब चीजें। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया यहाँ पे क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हर चीज का एक पीरियड होता है। जितना बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में चीजों को क्रिटिकली लैंग्वेज को सीख लेंगे, इजीली लैंग्वेज को सीख लेंगे, उतना ही आगे चल के उनके लिए चीजें इजी रहेंगी। और अगर नहीं होगा तो एक पॉइंट के बाद आके किसी भी चीज को लर्न करना डिफिकल्ट होता चला जाता है बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। तो एक क्रिटिकल पीरियड वही होता है जिसमें हम चीजें हार्ड होती चली जाती हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे लेकिन हार्ड होती चली जाती हैं लर्निंग के फेज से। और लैंग्वेज के केस में भी ये फेज जो है वो क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। जनरेटिव ग्रामर क्या है? जनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया चॉम्स्की ने। उन्होंने ये कहा कि अ सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स दैट कैन जनरेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। जनरेटिव ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि जब, जैसे बार बार मैं मैथ्स के एग्जाम्पल पे पता नहीं कैसे पहुंची जाती हूँ ऑटोमेटिकली, कि अगर मैथ्स में आपको एक फॉर्मूला पता है तो आप उससे न्यूमरस कैलकुलेशंस कर सकते हैं, न्यूमरस वैल्यूज निकाल के, न्यूमरस सिमिलर एग्जाम्पल करके कर सकते हैं, है ना। या हिंदी में भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी कोई वाक्य हमने प्रेजेंट वर्तमान में पढ़ा है, राइट, हिंदी में ही बोलना चाहिए, वर्तमान में आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि वो उसमें है आएगा या हो रहा है आएगा, तो उसकी पहचान है, उससे उससे उसकी पहचान है। तो इसी तरीके से लैंग्वेज के केस में भी यही होता है कि जब हमारे पास एक जेनरेटिव ग्रामर होती है जो मल्टीपल तरीके से यूज हो जाए, मल्टीपल केसेस में यूज हो जाए, तो उससे क्या होता है, लैंग्वेज का क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन होता है, इजी कंस्ट्रक्शन होता है, लैंग्वेज को एक्विजिशन भी इजी होता है। एविडेंस फॉर इनेटनेस। अब एविडेंस क्या है इनेटनेस के? कि क्रॉस लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज, लैंग्वेजेस के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कॉमन स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे हिंदी में आप उसको क्रिया पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म में पढ़ते हैं, बेसिस होते हैं, सेम होते हैं। आप चाहे इंग्लिश में बात कहें या हिंदी में कहें, मैं ये दो लैंग्वेज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे हम सभी फेमिलियर हैं। तो क्या होगा कि आप चाहे हिंदी में किसी काम को बोलें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ,
या इंग्लिश में आप बोले आई एम डूइंग, भले ही उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है मगर उनके बेसिस सेम है। तो एक यहाँ पे हम कॉमन चीजें देख सकते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट की फॉर्म में, तो वो यूनिवर्सल ग्रामर की हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है, कितनी भी नेटिव लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी आए उनके अंदर, फर्स्ट लैंग्वेज को लेके, फर्स्ट लैंग्वेज तो उनके लिए ईजी होती है, लेकिन उनकी जो स्पीड एफिशिएंसी होती है कि लैंग्वेज को लर्न करना एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसा हम देख पाते हैं बच्चों में। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज, चिल्ड्रन कैन जनरेट सेंटेंसेस दे हैव never heard before and they can understand complex grammatical rules without explicit teaching, indicating the presence of an innate linguistic ability। अगर बच्चों के अंदर एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है तो उन्हें इतना, अगर कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल रूल्स जो होंगे ना वो भी बिना टीचिंग के इजीली वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, जिससे जिसको हम स्पोकन इंग्लिश कहते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप देखिए, जो बच्चा छोटा बच्चा भी होता है वो देख देख के चीजों को सुन सुन के बार बार, भले ही उसके पीछे के रूल्स उसको ना समझ में आए लेकिन वो बोल लेता है। चैलेंजेस टू बिहेवियरिज्म, इन्होंने बिहेवियरिज्म को कैसे चैलेंज किया था, उन्होंने इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट को रिजेक्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज लर्निंग अकर्ड थ्रू इमिटेशन, ये किसने कहा था, बिहेवियरिज्म ने कहा था, ये यहाँ पे चॉम्स्की ने नहीं कहा था। रिपीटेशन रीइंफोर्समेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब तो बिहेवियरिज्म के पार्ट हैं। चॉम्स्की ने आर्ग्यू किया कि जो बच्चे होते हैं वो कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं जो उन्हें कभी नहीं सुना होता है, जिसके लिए केवल इमिटेशन अलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंटरनल मैकेनिज्म वर्सेस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, चॉम्स्की's theory suggests that the environmental alone cannot explain the rapid and consistent way of children learn language। तो इनका ये कहना था कि कौन सा रोल ज्यादा फैक्टर प्ले करता है, वही वाली डिबेट वाली बात आ जाती है। की क्रिटिसिज्म एंड रिस्पॉन्सेस क्या है, क्रिटिसिज्म अगेन है इसके, चॉम्स्की जो है वो ये मानते हैं कि इनपुट तो नेसेसरी है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट कल्चरल एनवायरनमेंट में भी बच्चे लर्निंग करते हैं। इसके मॉडर्न इम्प्लीकेशंस क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में काफी यूज होता है इनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी इसका यूज होता है। इसको आप रीड भी कर सकते हैं क्विकली चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नोट्स में से। कंक्लूजन में आप एलईडी के बारे में बताएंगे, ओवरऑल चॉम्स्की का व्यू बताएंगे, ये बताएंगे कि इन्होंने ओवर जनरलाइजेशन किया है चीजों का। ओवर जनरलाइजेशन तो हर कोई कर देता है, तो आप किसी भी थ्योरी में एक तरीके से इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है थोड़ा और डिटेल में आपको एक पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाती हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपने पढ़ाई था भी ये क्या होता है, फिर भी और पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमें थोड़ा क्लास की टाइमिंग का भी ध्यान रखना है और आज तो हर हालत में मुझे वीडियो खत्म करना है, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, क्योंकि आज मैं इसको उतना, अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं एक टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाऊं। आते हैं मल्टीलैंग्वेलिज्म की तरफ। ये क्या होता है, एक से ज्यादा लैंग्वेज को बोल पाने की जो हमारे अंदर की एबिलिटी होती है वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। और इट कैन अकर एट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन। जितने मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं हम उतना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, अपनी बात को कहने का तरीका हो जाता है। एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस होना आजकल एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि एक नेटिव लैंग्वेज तो सभी बोलते ही हैं। उसके अलावा अगर अब इंग्लिश अगर अपनी कंट्री में बात करें तो काफी ज्यादा वैल्यू मिलती है, और इसके अलावा भी अगर आपने फॉर्मल वे में कोई और लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया तो वो भी चेरी ऑन द केक है। अब कितने टाइप का ये हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर देखें और सोसाइटल लेवल पे देखें। इंडिविजुअल लेवल पर कोई 2 लैंग्वेजेस बोल लेता है, कोई 3 लैंग्वेजेस बोल लेता है और कोई उससे भी ज्यादा बोल लेता है, तो हम उसको बायलैंग्वेज, ट्राइलैंग्वेज, पॉलीग्लॉटिज्म के नाम से कहते हैं। लेकिन ये बैलेंस्ड और डोमिनेंट दोनों तरीके से हो सकता है। जब बैलेंस्ड होगा तो हर जितनी लैंग्वेज हमें आती है, 2 3 4 5 10 जितनी भी आती है, उनके बीच में हमें प्रोफिशिएंसी सिमिलर लेवल पे देखने को मिलेगी। लेकिन डोमिनेंट में होगा कि एक लैंग्वेज तो स्ट्रॉन्गर है, बाकी हम काम चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हमारा डोमिनेंट हो जाता है। तो इन्हीं के लिए बैलेंस्ड या फिर डोमिनेंट हम देख सकते हैं, इसी में हम मेंशन करके लिखेंगे। सोसाइटल लेवल पर देखें तो मल्टीलिंगुअलिज्म कॉमन है, लेकिन कहाँ पर हो जाता है, सोसाइटल लेवल पर ज्यादातर हम अपने सेक्टर्स, वर्क प्लेसेस पे देख सकते हैं, एजुकेशनल सेक्टर में देख सकते हैं, इसके अलावा बच्चों के लेवल पे भी देख सकते हैं कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप इस लैंग्वेज में ही पर्टिकुलरली बात करिए। ऑफिशियल लेवल पर भी होता है कि जैसे कनाडा में हो गया इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है, इंडिया में हिंदी, इंग्लिश और वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत है, इसके लिए तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच मानी जाती है। या फिर एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं स्टेट की, तो इस तरीके से ऑफिशियल मल्टीलैंग्वेलिज्म भी हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेटर डेवलप होते हैं लोगों के अंदर, लर्न और स्विचिंग करने का कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से मेमोरी और अटेंशन भी कंट्रोल रहता है,
कॉग्निटिव डिक्लाइन में भी डिले होता है, मतलब जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन एज के कंपैरिजन में कम होगा तो लेकिन कम होगा। कल्चरल और सोशल एडवांटेजेस क्या हैं? अब देखिए, कल्चरल सोशल एडवांटेजेस तो यही है कि जब आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल पाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे दिखते हैं लोगों को, आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है, एक रेपो बिल्ड होती है, और कम्युनिकेशन में भी आपका जो कमांड है वो औरों से बेहतर हो जाता है। ओके, तो कल्चरल अप्रिसिएशन मिलता है आपको, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप कोई अच्छी लैंग्वेजेस जानता है तो वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज की वजह से भी आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आप किसी वर्क प्लेस पर मल्टी लैंग्वेज आप हैं तो उसकी वजह से भी आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ग्लोबलाइजेशन का मौका मिलता है। जो लोग कई बार ऐसा मैंने सुना है, कई लोगों को है, देखा भी है कि वो किसी कंट्री में बाहर जाने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बाहर जाकर कैसी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएंगे। ये उनके लिए फैक्टर होता है, रीजन होता है लोगों के लिए। तो आपको ग्लोबलाइजेशन का मौका मिलता है, मतलब आप कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं कि आप कहीं जा सकते हैं, आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं, आप अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं हर तरीके से। मल्टीलैंग्वेलिज्म के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यहाँ इन सभी कंट्रीज में अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल तो हमारी खुद की कंट्री है कि आप किसी भी कोने में चले जाइए आपको एक अलग ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। एक सिटी में ही ऐसा होता है कि उस सिटी के जो डिफरेंट विलेजेस होते हैं उनमें भी लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग होती है। तो ये है, ये ही इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल में और अच्छे से लिख सकते हैं, अब नाम याद रखिएगा कंट्रीज के, फिर आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 22 ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज को तो गिन ही नहीं पाते हैं हम यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत 4 नेशनल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे तो उससे आंसर हमारा थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा। कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है, स्किल की तरह से काउंट किया जाता है, क्योंकि ये स्किल हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ। अब आ जाते हैं पियाजे's थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन पे। सेकंड लास्ट ये टॉपिक है। जीन पियाजे जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन में तो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया था कि बच्चे जो होते हैं वो थिंकिंग के एबिलिटीज को ओवर टाइम कैसे डेवलप करते हैं। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन पर स्पेसिफिकली नहीं किया था, लेकिन कॉग्निटिव पर किया था। तो उन्होंने उनका जो कॉग्निशन है वो लैंग्वेज को भी कनेक्ट करता है। इसी वजह से हम इनके पियाजे की जो थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्लोजली कनेक्टेड है, इस टॉपिक को कंसिडर करते हुए ही इसे पढ़ते हैं। तो पियाजे की थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की। वैसे इनकी थ्योरी अभी फिर मिलेगी आपको और आगे के पेपर्स में भी मिलेगी, ये तो हर पेपर में दिख ही जाएंगे आपको। तो पियाजे का कॉन्सेप्ट क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी का, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्राइव्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जितना अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पर होगा उतना ही अच्छा उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। और आप बताइए कि आप इस बात से डिनाई करेंगे? अगर आप खुद के बारे में सोचिए कि जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है तो हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हमें वो उसका फर्क देखने को मिलता है। देन व्हाई नॉट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ये भी इंक्लूडेड ही होगा। ठीक है। ये कहते हैं कि चिल्ड्रन फर्स्ट डेवलप देयर कॉग्निटिव स्किल्स बाय इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड अराउंड देम, एंड लैंग्वेज एमर्जेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ग्रोइंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कैटेगराइज देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये डायरेक्ट लैंग्वेज पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज को कनेक्ट करते हुए। तो जब हमारा कॉग्निटिव स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं तो लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल है, क्लासरूम में बच्चे ऐसे बहुत मिल जाते हैं। मैं तो टीचर हूँ, अगर आप टीचर नहीं भी हैं तो भी आपने अपने बच्चों के केस में आप ये चीज़ देख सकते हैं, और अगर आपके बच्चे भी अभी नहीं है तो आप किसी न किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ क्लासरूम में, कि जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज शार्प होती हैं, जैसे कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एकेडमिकली अच्छा है और चीज़ों में अच्छा है, आप उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी भी देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जो है वो बहुत शार्प है, चीज़ों को कैलकुलेटिव कर सकता है, अनटिल अनलेस उसके साथ में लैंग्वेज डिसऑर्डर वाली कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एक्सेप्शन जरूर जोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात का एक और पहलू भी है जो आपके माइंड में आ सकता है, तो मैं उसको भी सामने ही खुद ही ले आती हूँ आपके लाने से पहले, कि बच्चे का अगर लैंग्वेज रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है और वो माइंड से वैसे शार्प है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज एक जनरल केसेस में आप ये देखेंगे कि जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं हर चीज में, उनकी लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, उनके बात करने का तरीका भी काफी इंप्रेसिव होगा। आ जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस पर, जिसमें हम लैंग्वेज को जोड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज का नाम यही रहेगा, इनकी 4 स्टेजेस हैं और वो स्टेजेस वही रहेंगी, याद भी रखिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे प्याजे आपके। ठीक है।
सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है? 0 से 2 ईयर्स की होती है। इसमें जो सबसे बड़ा हमें देखने में मिलता है बच्चों के अंदर, वो सिंबॉलिक थॉट की फॉर्म में नजर आता है। बच्चे जो है इस टाइम पर अपने सेंस ऑर्गन्स और मोटर एक्शन के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। अब 0 से 2 ईयर्स का बच्चा क्या ही करेगा, है ना? तो वो क्या करता है उस टाइम पे, बच्चा जो है वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीजों को अंडरस्टैंड करता है। तो सिंबॉलिक थॉट वहां पे बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब बच्चा सिंबल्स को यूज करके, वर्ड्स को यूज करके अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा जनरली पानी नहीं बोलता है, जैसे मम बोल देता है, या कुछ भी एनीथिंग जो भी बच्चा बोलना चाहे, मतलब बच्चे को जैसे भी समझ में आता है, वो बच्चा किसी भी वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे खाने की चीजों के लिए वो कोई सब्जी के लिए या किसी और चीज के लिए कुछ कोड में वर्ड में बात करता है, पर वो अपनी बात, उसकी नजर में वो पूरी बात कह रहा है। आपको सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि वो इस चीज को मांग रहा है, हालांकि आपको भी बात समझ में आती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो वो क्या होता है, वो स्टेज होती है जहाँ सिंबॉलिक थॉट जो होते हैं वो वर्क करते हैं, और लैंग्वेज की, मतलब वही लैंग्वेज है, सिंबॉलिक थॉट ही वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू बच्चा अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे बच्चा इतनी क्लैरिटी से हमारी आपकी तरह से बात नहीं कर सकता, है ना? तो बच्चे इसमें क्या क्या यूज करते हैं? रोना, जेस्चर्स का यूज करते हैं, बैबलिंग का यूज करते हैं। अच्छा, बच्चा अगर छोटा, चलिए 0 से 2 हमने काउंट किया है, तो अगर बहुत छोटा है, मान लीजिए 2 महीने का है, तो थोड़ी ना मम बोल के आपको पानी मांगेगा आपसे। बच्चा रो रहा है बुरी तरीके से, तो मदर समझ जाती है कि बच्चा जो है वो भूखा है, उसको दूध चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए उसको इस फेस के अंदर उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। 2 ईयर्स तक आते आते बच्चे के अंदर क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज बोलने का डेवलपमेंट हो जाता है, तो जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल पहले पानी वाला दिया था, वो इस एंड पे आकर नजर में आएगा। अब ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि 1 महीने के बच्चा जो है कोई जादू कर देगा ऐसा बोल के, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, आपको भी पता ही है, आप सब भी बच्चे रहे होंगे, लेकिन ये अलग बात है आपको उस टाइम का याद कुछ नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं दूसरी स्टेज पे, जो कि 2 से 7 ईयर्स की होती है। लेकिन इस टाइम पर बच्चे अपनी जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब अच्छा कब होता है? 2 और 7 दोनों एक एक एंड्स हैं, तो दोनों में ही बहुत वेरिएशन होगा, जाहिर सी बात है ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ग्रोथ हो रही है। तो 2 से 7 ईयर्स का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करने से पहले की स्टेज, मतलब और अच्छी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आने से पहले, जो ऑपरेट कर पाने से पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। इस टाइम पर बच्चों के अंदर ईगो सेंट्रिक स्पीच डेवलप होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसके अंदर ही ये लिखनी है, क्योंकि यही वो फेज होता है। इस स्टेज में बच्चे ईगो सेंट्रिक स्पीच को डेवलप करते हैं। मतलब ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ईगो वर्ड जब भी आता है तो सेल्फ सेंटर्ड होकर बात की जाती है ना? तो यहाँ पे बच्चे को क्या है, वो बच्चा आपसे बोलेगा, बात कहेगा, अब वो बॉदर नहीं करेगा कि मेरी बात कितनी सही लग रही है सामने वाले को, उससे तो जजमेंट की वैल्यू अभी है भी नहीं। तो इस टाइम पर बच्चा ईगो सेंट्रिक होकर बात करता है, बिना ये जाने कि बच्चे सुन रहे, कोई मेरी बात को अच्छे से सुन भी रहा है या नहीं। और इसके अलावा वो सेल्फ फोकस्ड होकर बात करता है, वो दुनिया की हर चीज को खुद से जोड़ के बात करेगा। उसको ऐसा लगता है, या ये कह सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट ही इस तरीके से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसे लगता है दुनिया की हर चीज उसी से जुड़ी है ना? तो इस वजह से वो ऐसे ही बात करता है आपसे, हर कहानी उसके इर्द गिर्द होती है। उसके बाद लिखा है ना कि अराउंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड दे स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों के नजरिए से बच्चे नहीं देख पाते। अब आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। अभी मैं इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पियाजे की एक थ्योरी पर मैंने बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी आपके कई पेपर्स में काम आएगी, सोशल साइकोलॉजी में भी इसका यूज होता है, और लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में भी जरूरी आएगी। तो अगर आपने एक बार उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो 3-4 पेपर के लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर्स में बात चल रही है, वहाँ और भी कुछ आप जानेंगे जो मैंने वहाँ एग्जाम्पल्स और कंटेंट के थ्रू दिया है। तो मैं तो वहाँ यहाँ लिंक में आपको जरूर दे दूंगी, अब आपकी इच्छा है उसके बाद आप देखें या ना देखें, पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। ये 7 to 11 ईयर्स के बीच का होता है। यहाँ पे बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में। मतलब अभी तक जो बातें दुनिया भर की हाइपोथेटिकली चल रही थी ना, उसमें वो लॉजिक भी लगाने लग जाते हैं। आप खुद ही देखिए, जो छोटा बच्चा होता है और जो 7-11 ईयर्स के बीच का टाइम होता है, इसमें उनकी बातों को बताने का तरीका बदलता है। तो जब एक्सप्रेशन का तरीका बदलेगा तो लैंग्वेज भी बदलेगी, जाहिर सी बात है ना? यानी सोच बदलेगी तो बोलने का तरीका बदलेगा, बोलने का तरीका बदलेगा, मतलब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बच्चों को देख सकते हैं। अब आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल हो गई है, मतलब बच्चे अब बात में एटिकेट्स, मैनर्स, क्या कहना है, कितना कहना है, सोच समझ के कहना है, सारी चीजें फॉर्मल वे में आ जाती हैं, जो 12+ ईयर्स होता है। और उसके ये एक लास्ट स्टेज इन्होंने बताई है लैंग्वेज का डेवलपमेंट की, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज, हम इस तरीके से इसको लास्ट कहते हैं, वरना डेवलपमेंट तो थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे स्कीमाज एंड लैंग्वेजेस आते हैं। तो एक पहले मैं आपको एक चीज ये दिखा दूं कि जो यहाँ पर आप पढ़ रहे थे, ये हमने पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा था कि किस तरीके से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। दूसरा पॉइंटर हमने ये समझा था कि स्टेजेस कौन सी होती हैं,
और तीसरा पॉइंटर हमने ये समझा है कि अब स्कीमाज एंड लैंग्वेज क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में स्कीमाज बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, अब तो आप मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैं श्योर हूँ कि पियाजे की जो थ्योरी है वो भी स्कीमाज के रोल को एम्फेसाइज करती है, क्योंकि स्कीमास क्या होते हैं, जब हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगा चीज़ों का, मतलब हमारे माइंड में चीज़ें क्लैरिटी से होंगी, तो हमारी लैंग्वेज में भी वो आसानी से निकलेंगी। जैसे आपने कभी किसी को बात में अटकते हुए नोटिस किया होगा कि करके कोई बात बोलता है, इसका मतलब क्या है कि उसके माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सही नॉलेज रखते हैं, अच्छे तरीके से नॉलेज रखते हैं, तो आपको बताते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं एक चीज़ और बोल दूं, ये फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर का पॉइंट यहाँ पे रेज कर देती हूँ कि आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ भी जनरल बात चल रही है फिलहाल, कि जब भी हमारा एक्सप्रेशन क्लैरिटी के साथ आ रहा है, मतलब हमारे थॉट्स क्लियर हैं। थॉट्स क्लियर हैं मतलब हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है, हम उस चीज़ के बारे में वेल अवेयर हैं। तो स्कीमास का भी लैंग्वेज में रोल होता है, मैंने आपको कनेक्टिविटी करके बताई कि कैसे होता है। तो जब हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर होगी, तो लैंग्वेज में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अपने तरीके से लिख दीजिएगा या फिर इसको पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज एज अ टूल फॉर थॉट, लैंग्वेज जो है वो थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टूल है। आप ही बताइए अपनी बात को आप कैसे कहेंगे, बिना लैंग्वेज का यूज करे अपनी बात कह सकते हैं? आप साइन एंड सिंबल्स यूज कितनी बार कर लेंगे, अगर करने भी जा रहे हैं तो एक्सेप्शनली नहीं कर सकते ना। तो इसलिए लैंग्वेज क्या है, एक थॉट को एक्सप्रेस करने का एक टूल है, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो बच्चा है उसको पहले कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए, उसके बाद ही लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करना चाहिए। मतलब जब तक यहाँ से क्लैरिटी नहीं है तब तक जुबान से कुछ मत निकालिए, पहले अपनी बात को क्लियर करके बोलिए। अब इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, प्याजे ये भी कहते हैं कि न केवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट कॉग्निटिव लेवल पर होता है, बल्कि एनवायरनमेंट की हेल्प से भी होता है। बच्चा एनवायरनमेंट से भी सीखता है, लेकिन उसका रोल फिर कॉग्निटिव लेवल पर ही जाके होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग तो सारी यहाँ हो रही है ना। दुनिया में जो भी चलता रहे, अगर वो हमने ग्रास्प करके यहाँ प्रोसेस नहीं किया, नहीं समझा, तो सब कुछ जीरो है, फिर हमारे किस काम का। तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन तो है, बट नॉट कंप्लीटली कि हम ये कहें बच्चा सब कुछ देखकर सीख लेगा, और देख भी रहा है तो देखेगा तो सीखेगा इधर से ही, ठीक। पियाजे की थ्योरी का क्रिटिसिज्म की बात करें तो लैंग्वेज के एक्विजिशन में, तो इन्होंने सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट किया है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज कैन डिराइव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इस पॉइंट को एज अ क्रिटिसिज्म लिया गया है कि लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी ड्राइव कर सकता है, ये भी एक पॉइंट है। और स्टेजेस में बी मोर फ्लूइड, यहाँ पे जो स्टेजेस हैं उनको और ज़्यादा सेग्रीगेट किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लिया है इनका थॉट है। बाकी जो लोग आते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले, वो तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं सभी की थ्योरी में। कंक्लूजन की बात करें तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन पर स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, मैंने शुरुआत से ही आपको ये बात बताई है। इनकी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जितनी चीजें आएंगी उतनी चीजों में हम इनकी थ्योरी को यूज कर पाएंगे। यही वजह है जब लाइफ स्पेन डेवलपमेंट आता है वहां पे हमें कॉग्निटिव इनकी थ्योरी की जरूरत पड़ती है। कब पड़ेगी? इसी फेज में पड़ेगी जो चाइल्डहुड वाला है। इन्फेंसी में भी आप पढ़ेंगे पियाजे को, उसके बाद आप चाइल्डहुड में भी पढ़ेंगे। आप पियाजे को अडल्टहुड में नहीं पढ़ेंगे कि अडल्टहुड में कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जब मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी तो मैं बातें समझाऊंगी वहां पे आपको कि डेवलपमेंट तो पूरी टाइम हो रहा है, लेकिन प्याजे अपना जो पैकेट था वो समेट के चले गए हैं 12 ईयर्स प्लस के बाद में, वो पूरे आपके ओल्ड एज तक आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराने नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जीन प्याजे को विदा कर देते हैं, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। कितना सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि मैं इस सीरीज के एंड टॉपिक पे आ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले कई बार हो जा रहा था। बट चलिए, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे लग रहा है जब आप इस पॉइंट को देखेंगे मेरे साथ, आप भी इस वीडियो में खुश होंगे, उस टाइम पर अच्छा लगेगा आपको। अफेजिया पे आ गए हैं, बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक, अभी तो सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं, तो ये क्या बोलना कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, सब कुछ पढ़ना ही है। लेकिन अफेजिया क्या है? एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि किसी भी पर्सन की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को डिटोरिएट कर देता है, और ये ब्रेन डैमेज में होने की वजह से होता है। और क्योंकि जो आपका जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस वाला मॉड्यूल है, जो आपका ब्लॉक है पूरा न्यूरोसाइकोलॉजिकल वाला, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे ब्रोकास का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रेन में डैमेज होने पर मेमोरी पे इम्पैक्ट आता है। ये चीजें वहां डिटेलिंग में है कि जब भी किसी कुछ ब्रेन इमेजिंग के बेसिस पर ब्रोकास ने स्टडी की थी कि अगर ब्रेन में किसी भी तरीके का डेफिसिट्स होता है तो उसका मेमोरी पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है, जब मेमोरी पर इम्पैक्ट आएगा, आप कोई चीज याद नहीं रख पाएंगे, वही जो बात मैं भी कर रही थी, तो उसको एक्सप्रेस भी कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर अफेजिया के टाइप्स के बारे में हमने जानेंगे, क्योंकि न केवल अफेजिया बल्कि इसके टाइप्स को पूछ लिया जाता है। और आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें जो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं, रिंकल्स अफेजिया, ये आ जाता है लास्ट वाले सेक्शन में आ जाता है, ब्रोकाज अफेजिया लास्ट सेक्शन में आ जाता है। तो मतलब ये अकेला टॉपिक कई तरीके के जनरेट करता है, और ये भी हो सकता है
कि ये लॉन्ग में भी आ जाए या शॉर्ट मतलब 6 मार्कर में भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, बहुत आता है इसलिए मैंने। या फिर अफेजिया के कॉजेज 3 मार्कर में पूछ रहे हैं, कॉजेज ऑफ अफेजिया, तो आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पेपर में कहीं भी ये नजर आ जाए तो आप कर पाएंगे। ठीक है ना। ये हमारा इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर में तो सब कुछ होता है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पर बहुत फास्ट मैं आपको यहाँ कराऊंगी। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स में एक बार इनको क्विकली रीड भी करेंगे, अगर नहीं है तो आप स्क्रीन से इसको एक बार लेके देख के पढ़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने बता तो दिया ही है आपको फिजिया क्या है। ये वापस आ जाते हैं, कुछ ज्यादा नीचे चले जाते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी अफेजिया की प्रॉब्लम होती है उनको स्पीच को अंडरस्टैंड करने की, रीडिंग राइटिंग, इस सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। ठीक। और अफेजिया में लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो रीजनिंग और मेमोरी में इंटैक्ट रह सकता है, उसमें इतना इफेक्ट हमें देखने को शायद ना मिले, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सीजन केसेस होते हैं, जैसे अभी हम बात करेंगे। जैसे पहले आता है ब्रोकाज अफेजिया, ये नॉन फ्लुएंट अफेजिया भी कहलाता है, और वर्निक्स अफेजिया जो है वो फ्लुएंट अफेजिया कहलाता है। ये कब होता है, जब लेफ्ट फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया में कोई भी इंजरी हो जाती है तब ये होता है। बहुत टू द पॉइंट चीजें दी हैं। आप इस पूरी एक लाइन को ना एक पैराग्राफ बना सकते हैं 3 से 4 लाइन का। कैसे बना सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ब्रोकाज अफेजिया, जैसे मान लीजिए इसी पर शॉर्ट नोट आ गया और आप उसका कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लिख अफेजिया के बारे में पहले लिख सकते हैं कि अफेजिया इज अ डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो कि पर्सन की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को डिटोरिएट करता है। एक ही तो लाइन है, कोई बहुत बड़ी बात तो हमने लिखी नहीं है। ब्रोकाज अफेजिया इज वन ऑफ इट्स टाइप विच इज ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लुएंट अफेजिया। इतना लिखने तक आपकी कॉपी की 2.5 लाइन भर जाएंगी, है ना। उसके बाद इट टिपिकली रिजल्ट्स from an injury that happens to the left frontal lobe of the brain. Okay, when this kind of aphasia arises, we see quite a few symptoms like the speech is low. आप देख रहे हैं ना मेरे बोलने में जो मैं बता रही हूँ लिख के, वो इस कंटेंट से डिफरेंट है, बढ़ भी रहा है कंटेंट। तो कंटेंट को बढ़ाने की एक कहना चाहिए एक थोड़ा सा स्मार्टनेस होती है, वो आप यूज कर सकते हैं। मैं आगे चीजों में आपको बताती रहूंगी। तो सिम्टम्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रोकाज अफेजिया में क्या क्या चीजें होती हैं। इनके सिम्टम्स को आपको इसी तरीके से देखना होगा। राइटिंग इज यूजुअली एज डिफिकल्ट एज स्पीकिंग। जब ब्रोकाज अफेजिया की प्रॉब्लम आती है तो राइटिंग में भी स्पीकिंग जैसे लेवल की ही प्रॉब्लम आती है। फिर वर्निक्स अफेजिया पे आ जाते हैं, जो कि फ्लुएंट अफेजिया होता है। ये लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होने पर होता है, तो लेफ्ट राइट ऐसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पीच फ्लुएंट रहती है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट रहती है, लेकिन मीनिंग और नॉनसेंस वर्ड्स कंटेन करता है। यहाँ पे मतलब मीनिंगलेस हो जाता है वर्ड, और नॉनसेंस वर्ड्स का यूज बच्चा करने लगता है या कोई भी पर्सन। इसमें स्पोकन लैंग्वेज में काफी डिफिकल्टी देखने को मिलती है। सब इसके सिम्टम्स हैं, और आपको इसी तरीके से अगर मैं भी आपको बता भी दूंगी ना तो थोड़ा फिर भी माइंड में ध्यान में रखने होंगे, वो जरूरी है। ठीक है। ग्लोबल अफेजिया की बात करें तो ये वाइड स्प्रेड डैमेज है लैंग्वेज डोमिनेंट साइड ऑफ द ब्रेन, जो कि सीवियर स्ट्रोक की वजह से हो जाता है। ब्रेन में किसी भी सीवियर स्ट्रोक होने की वजह से ब्रेन के लैंग्वेज डोमिनेंट एरिया जो होता है उसमें जब होता है तब हम ग्लोबल अफेजिया को डिटेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो स्पीच में लिमिटेड या फ्यू वर्ड्स यूज करता है, स्टीरियोटाइप फ्रेजेस जो उसे पहले से पता है उन्हीं को हर बात में यूज करना, ये हम देखते हैं अफेजिया में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये कब सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म है, जिसमें एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज एबिलिटीज दोनों में हमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। आते हैं एनोमिक अफेजिया की तरफ। ये थोड़ा सा आपको अपने भी नोटबुक में अगर आप कहीं पे बना रहे हैं या फिर नोट्स में ही आपको पॉइंटर्स को थोड़ा सा माइंड में याद करने के लिए हाईलाइट करना होगा। अगर आपके पास ये इजी नोट्स हैं तो उनपे पेन से आप इनको पॉइंटर्स हाईलाइट करते चलिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे। एनोमिक अफेजिया में क्या होता है, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में डैमेज होने से हो जाता है, लेकिन टिपिकली लेस सीवियर देन दूसरे अफेजिया के कंपैरिजन में। जिनके अंदर एटॉमिक अफेजिया देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा वर्ड रिट्रीवल में स्ट्रगल करते हैं, या किसी भी चीज या लोगों के नाम बताने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। रीडिंग और राइटिंग का जो पार्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, वहां पे आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलेगी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंड करने में। लेकिन जो वेग वर्ड्स होते हैं, वेग डिस्क्रिप्शंस होते हैं, उनको वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं इसमें। कंडक्शन अफेजिया में क्या होता है, डैमेज टू द कनेक्शन बिटवीन ब्रोकाज एंड वर्निक्स एरिया में, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें जब डैमेज हो जाता है, और खास तौर से आर्कुएट फैस्क्यूलस में अगर जब हम डिफरेंस स्पेसिफिकली बात करें हमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, लोग बोल सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स को रिपीट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसकॉर्टिकल अफेजिया। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर अफेजिया होता है, सेंसरी अफेजिया होता है। इसमें क्या होता है, ये ब्रोकाज अफेजिया की तरह होता है, लेकिन इसमें लोग जो होते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट कर पाते हैं, चाहे वो उसको अंडरस्टैंड नहीं भी कर पा रहे हैं, फिर भी वो रिपीट करके एक तरीके से कॉपी पेस्ट करने वाली बात हो जाती है।
आते हैं इसके कॉजेज की तरफ, क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है, क्विकली बताऊंगी अब मैं। स्ट्रोक की वजह से होते हैं, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होने की वजह से होते हैं, डिफरेंट ट्यूमर, सारी प्रॉब्लम आपको ब्रेन से रिलेटेड दिख रही है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। तो ये सब एफेजिया के कॉजेज होते हैं, अलग से पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिम्टम्स में तो आपने इतने सारे सिम्टम्स पहले पढ़े ही हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली आप लिख पाएंगे। क्या क्या हो रहा है, स्पोकन लैंग्वेज में डिफिकल्टी है, रीडिंग राइटिंग में डिफिकल्टी है, नॉनसेंस वर्ड्स का यूज हो रहा है, स्पीकिंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से हो रही है, नहीं पता कि मीनिंग क्या है फिर भी वो बात बोल रहे हैं, तो ये सिम्टम्स भी हो जाते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में पर्सन की लैंग्वेज एबिलिटी को देखा जाता है, स्पीच को चेक किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है, कितना अच्छे से बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है, रिपीट करा के देखा जाता है, नेमिंग करा के देखा जाता है, रीडिंग राइटिंग करा के भी देखा जाता है। मतलब जितनी चीजों में आपको ऊपर डिफिशियंसी दिख रही थी सिम्टम्स में, वो सब चीजों पर जब हम क्रॉस चेक करेंगे, मतलब हम से मेरा मतलब अगेन साइकोलॉजिस्ट से है, और कैसे करेंगे वो भी कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है पढ़ाई से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी भी एक वजह हो सकती है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन्स का भी यूज किया जाता है जब हमें ब्रेन रिलेटेड चीजों पर वर्क करना होता है, अदरवाइज जनरल टेस्ट और सब चीजों का कलेक्टिव यूज होता है। ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात करें तो अफेजिया का कोई क्योर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थेरेपी काफी यूज होती है, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी यूज होती है, जिसमें रेट्रोएक्टिव थेरेपी है, कंपनसेटरी स्ट्रेटेजीज हैं। रेट्रोएक्टिव थेरेपी की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग करना, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस बनाना, लैंग्वेज रिलेटेड चीजों पे वर्क करना ज्यादा से ज्यादा, ये रेस्ट्रो एक्टिव थेरेपी हो जाती है। कंपनसेटरी स्ट्रेटेजीज क्या हो गई, टीचिंग करना, टीचिंग में बहुत सारी से रेमेडियल टीचिंग होती है जिसमें बच्चे के उसी पार्ट पर ज्यादा वर्क किया जाता है जहां पर वो लैक कर रहा है। कम्युनिकेशन के वेज को यूज करना, ग्रुप थेरेपीज भी यूज की जा सकती हैं, जैसे कि ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज में बच्चों को या लोगों को इन्वॉल्व कराना जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन करने से उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आए, सुधार आए। ऑर्गुमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है कि जो सिवियरली इम्पेयर्ड है उनके साथ में इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ मौका दिया जाए। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी कराया जाता है, फैमिली के साथ कई बार बच्चा जो है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, तो आई एम सो सॉरी, फैमिली एजुकेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करती है, जैसे कि जब प्यार से आप किसी बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स उसे अच्छा ही लगेगा। फिर वैसे तो इसके कोई ड्रग्स नहीं है, फेजिया के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तरह की रिसर्चेस की जा रही हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ थेरेपी के अलावा भी चीजें किया जा सके। प्रोग्नोसिस एंड रिकवरी की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो है वो कुछ बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर में लॉन्ग टर्म स्पीच थेरेपी ही जरूरी होती है। और रिकवरी जो है वो पर्सन की बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, इन सब चीजों पर वर्क होता है। और बाकी ब्रेन रिलेटेड अगर कोई इंजरी है तो फिर वो लॉन्ग रन अपने आप ही ले लेगी। कंक्लूजन पे बात करें तो अफेजिया कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है लेकिन इंटेलिजेंस को नहीं करता है। मैंने आपको बीच में भी एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको बताया था कि कोई बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, वो आपको लैंग्वेज में बहुत प्रोफिशिएंट दिखेगा अनटिल अनलेस उसको कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर ना हो। तो अगर उसे डिसऑर्डर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो हो सकता है, इन वेरियस वेज हो सकता है। और इस तरीके से इस टॉपिक को हमने खत्म कर दिया और साथ ही साथ हमने इस पूरे सीरीज को भी खत्म किया है। तो यहीं पर मैं आपको विश करती हूँ फॉर योर एग्जामिनेशन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ब्लॉग जो फर्स्ट पेपर है एमपीसी 001 वो बहुत अच्छा हो, सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया है। रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत मैटर करता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। हालांकि एग्जाम्स में आंसर को कैसे स्मार्टली प्रेजेंट करना है मैं इस पर आपको अलग से गाइडेंस दूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि साथ साथ नोट्स में पढ़ते हुए अपनी चीजों को थोड़ा फ्रेम करते चलिए, क्वेश्चंस को फ्रेम करते चलिए, आंसर्स को फ्रेम करते चलिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। तो कैसी लगी ये पूरी सीरीज एक बार कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे एमपीसी 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इजी नोट्स में, और उन इजी नोट्स की का वीडियो जो है आप इसके ठीक बाद ही देख पाएंगे। इमीडिएटली इसी प्लेलिस्ट में हम उसको अपडेट करेंगे जिससे कि आपको जगह जगह ना घूमना पड़े, आप एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाए। ऑल राइट, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।